नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस प्रातः वेला में यानी सुबह सुबह आपका स्वागत है और अच्छी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। प्रजापति राजेश, अरुण, शंकर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ। सौरभ, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। वी रीड अबाउट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम प्रैक्टिकल रूप से समझ सकते हैं। भूगोल ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सिंह, मेघा, देवास, इकबाल, अंसारी, आयुष, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी का स्वागत है। तो आज हम जो रीड करेंगे वो क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी के बारे में। वैसे आप लोगों ने कई अगर बीटेक वाले स्टूडेंट हैं तो उन्होंने 12th तक पढ़ा होगा। 12th तक भी नहीं पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो सब्जेक्ट बदल जाती है। जो बच्चे पहली बार, जो स्टूडेंट्स पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन इजी है। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसे आप जितना प्रैक्टिकल तौर पर देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चालू करें आज। सभी का स्वागत है। तो ज्योग्राफी की जब शुरुआत होती है तो ज्योग्राफी की शुरुआत में जिसका अर्थ अगर सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो ये दो शब्द, ग्रीक के दो शब्द से बना है। जियोग्राफी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी। जियो का अर्थ होता है दोस्तों धरती, भूमि, अर्थ। ठीक है, अर्थ। और ज्योग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो ये क्या हो गया? जियोग्राफी, यानी जिसमें अर्थ के संदर्भ में स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्योग्राफी। जिसमें अर्थ के संदर्भ में स्टडी की जाती है उसे ज्योग्राफी बोलते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जिस बच्चे ने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है वो तो सिर्फ आराम से समझते चले। आपकी सफलता का एक मूल मंत्र ये भी है दोस्तों कि हमको ये जनरल नॉलेज के आधार पर ही इसका अध्ययन करना है, डिटेल से नहीं पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। और एग्जाम की सफलता का आधार होता है क्या नहीं पढ़ना। ये आप लोगों को आना चाहिए, तो आप बेटर ढंग से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए, तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या हो बताया मैंने कि स्टडी ऑफ अर्थ, यानी धरती के जो अध्ययन होता है उसे ज्योग्राफी बोलते हैं। अब इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग या हिकेटियस को जाता है। हिकेटियस ने पहली बार क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध बोलते सीरियल, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। किसने? हिकेटियस ने। फिर उसके बाद इर्टोस्थनीज, नाम याद रखिएगा आप दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं। इर्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अब आप देखिए, हिकेटियस फर्स्ट पर्सन है जिसने सीरियल रूप में, क्रमबद्ध रूप से इसकी स्टडी की थी, तो इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है। आई विल ट्राई। ठीक है, तो एटोस्थनीज ने
ऑल द फर्स्ट कौन सा वर्ड यूज किया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड को यूज किया था, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है और इसको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी और एटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को। आई विल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आए, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास है मेरी, स्लो चल रहा हूं, तो आप समझिएगा। फ्रेंड्स, आफ्टर सम टाइम सब कुछ चेंज होने लगा, अध्ययन स्टडी का जो नंबर थे वो चेंज होने लगे। और सबसे पहले जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दोनों शब्द हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे पहले वी रीड अबाउट यूनिवर्स। व्हाट इज दिस यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कॉस्मोस क्या है? तो कॉस्मोस के संदर्भ में अगर बात करें या यूनिवर्स के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ऑल द फर्स्ट हमारे मन में थॉट आता होगा जब हम इस नेचर को देखते हैं, माउंटेन को देखते हैं, रिवर को देखते हैं, या फिर हम यूनिवर्स ब्रह्मांड में, स्पेस में हम अगणित अनकाउंटेबल स्टार्स को देखते हैं। आई विल ट्राई बेटा, मैं लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में कुछ हिंदी में है बच्चे, कुछ इंग्लिश में है, तो मैं दोनों ही वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आप दोनों ही शब्दों को समझिएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड के बच्चे हैं, मीडियम के बच्चे हैं, तो दोनों के लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के संदर्भ में अगर हम सबसे पहले बात करें, तो सर ये यूनिवर्स कहां से क्रिएट हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुई? ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति कैसे हुई? तो याद रखिए, सबसे पहले इस थ्योरी को देने वाले टॉलमी थे। कौन थे? टॉलमी। इस थ्योरी को किसने दिया? टॉलमी ने। टॉलमी ने ऑल द फर्स्ट क्या एक्सप्लेन किया था? टॉलमी ने सबसे पहले एक सिद्धांत यह दिया था बेटा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी यूनिवर्स के सेंटर में, यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? अर्थ है। दोनों में लिख रहा हूं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है, यूनिवर्स के सेंटर में क्या है? अर्थ है। ये किसने कहा? टॉलमी ने। इस अर्थ के अराउंड सन चक्का लगाता है दोस्तों। इसके सर्किल में या पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सन, सूर्य चक्कर लगाता है। ये जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी? टॉलमी ने दी। किसने दी? टॉलमी ने इस थ्योरी को दिया था। तो इसे बोला गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या बोला गया था? जियोसेंट्रिक अवधारणा या जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये सर्वप्रथम किसने दी थी? टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। ठीक है, इसी का हिंदी है ये। तो
तो जियोसेंट्रिक अवधारणा सर्वप्रथम टॉलेमी ने दी। अब ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। बेटा कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, दोनों बच्चे हैं, दोनों ही समझिए आराम से। एक दूसरे को कुछ शब्द इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, इसी तरह से चलेगी। तो ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है और सन इसके चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है। तो इसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। 140 ईयर 140 ईस्वी में इसको दिया था। लेकिन बाद में ये अवधारणा कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये थ्योरी चेंज हो गई और इस थ्योरी को चेंज कर दिया किसने? कोपरनिकस ने। किसने कर दिया? कोपरनिकस ने थ्योरी को चेंज कर दिया। और कोपरनिकस ने कहा कि भाई सेंटर में अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, यानी केंद्र में पृथ्वी नहीं है। किसके केंद्र में नहीं है? यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ नहीं है, बट उसके स्थान पर कौन है? सन सेंटर में है, सूर्य है। ये देखिए दोस्तों, ये है सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये कहलाती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ये थ्योरी कौन सी है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और जबकि अर्थ अब ये है अर्थ, ये है सन, तो ये कहलाती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब दोनों जो थ्योरी है वो थ्योरी डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कौन सी है और जियोसेंट्रिक अवधारणा कौन सी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन सी है और जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन सी है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब जब दूरबीन का आविष्कार हुआ, अब मुझे आप लोग बताएं दोस्तों कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने दिया? जल्दी बताएं कि भाई दूरबीन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? टेल मी। गैलीलियो। वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आ गया है गैलीलियो। तो राम राम बेटा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया, दूरबीन का आविष्कार कर दिया और गैलीलियो ने एक्सप्लेन कर दिया 1609 में, यानी 1609 में बताया सौर कलंक, सन स्पॉट। सन स्पॉट की थ्योरी किसने दी? किसने एक्सप्लेन की? गैलीलियो ने दी। किसने की? गैलीलियो ने दी थी। तो अभी ब्रह्मांड के संदर्भ में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई सिद्धांत क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद 1667 ईस्वी में, 1667 में एक पादरी थे बेल्जियम में, लेमेस्टर। लेमेस्टर कौन थे? पादरी। हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, अभी हम ज्योग्राफी के कई ऐसे पार्ट हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम नॉर्मल बेस में देखें तो ज्योग्राफी में हम क्या रीड करते हैं? भाई ज्योग्राफी में हम एक तो अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ की इंटरली कंडीशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी जो आउटसाइड की है
बाहरी स्थिति पढ़ते हैं, बाहरी स्थिति पढ़ते हैं, ठीक है, ये दो ही तो पढ़ते हैं। इसके अलावा भूगोल सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में, फिर विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, और दोनों इसी के ऊपर है। और बाकी तीसरा पार्ट कौन सा है? ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड में है कॉस्मोस भी बोलते हैं, यूनिवर्स भी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, ग्रह प्लैनेट्स, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, और ठीक है, फिर इसके बाद कुछ उल्का पिंड, उल्कास्म के संदर्भ में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अभी हम सिर्फ उस थ्योरी पर चल रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए, तो लेमेस्टर पादरी थे बेल्जियम में, इन्होंने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट बन गई, जिसको आप क्या बोलते हो? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। क्या बोलते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, ये थ्योरी किसकी है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहां कई बच्चे कह रहे हैं सर इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा इस संदर्भ में। हम भी कभी स्टूडेंट थे और इस सब्जेक्ट को पढ़ा, साइंस बैकग्राउंड से हम आर्ट्स बैकग्राउंड की सब्जेक्ट की तरफ आए, हमने भी प्रिपरेशन की। तो जो मैंने किया वो 5 मिनट में आपको बता देता हूं, आई विल कि आप उसे कर पाओगे। जब भी आप, जैसे आज मैं आपको कॉस्मोस पढ़ा रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों ही सुन लीजिए। एस्ट्रोनॉमी वेरी गुड, सुन लीजिए बेटा, कि जब भी आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के संदर्भ में पहले एक बार सिंपल वे में रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसे सिंपल, फिर उसके पॉइंट टू पॉइंट उसको लिख लीजिए, फिर उसका अध्ययन कीजिए। लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम पेपर आए हुए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ से पढ़े हुए कोई क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप बेटर करोगे। तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और फिर उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कितने घंटे पढ़ना है? कम से कम 5 या 6 घंटे आपको डेली स्टडी करनी होती है, सामान्य हर एग्जाम के लिए। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बेटर है। ठीक है, तो दोनों ही लिख दिए बेटा मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए। तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत इसको कहते हैं। और व्हाट इज दिस बिग बैंग थ्योरी? ये थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं एक बता दूं कि समय के साथ आफ्टर सम टाइम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वाकई इस यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन जो हुआ है, इस थ्योरी के माध्यम से हुआ है, या ये थ्योरी ये क्लियर करती है कि ओरिजिन इस तरह से हुआ है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आगे चल के भूगोल या ज्योग्राफी 2 भागों में डिवाइड हो गई। भूगोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और एक पार्ट तो वो हो गया दोस्तों कि संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं जिसको, पॉसिबिलिटी क्या रहती है, संभावनावाद बोलते हैं। तो पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद, संभावनावाद एक ये थ्योरी है संभावनावाद। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि संभावनावाद क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म।
पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद की जो थ्योरी है, पॉसिबिलिज्म की जो थ्योरी है दोस्तों, वो ये है कि ह्यूमन चेंज यूनिवर्स, ब्रह्मांड को, नेचर को और अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। कौन? ह्यूमन, व्यक्ति। तो व्यक्ति के द्वारा अपने वातावरण को चेंज किया जा सकता है। अब जब वातावरण चेंज होता है तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अपने वातावरण के लिए व्यक्ति अपने वातावरण में चेंज कर सकता है और यही थ्योरी पॉसिबिलिज्म कहलाती है, यह संभावनावाद कहलाती है कि इस थ्योरी के माध्यम से वो चेंज कर सकता है। और दूसरी थ्योरी होती है डिटरमिनिज्म, निश्चयवाद। निश्चयवाद जो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन जो है, व्यक्ति जो है, ही कांट चेंज, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ह्यूमन वही करता है जो यूनिवर्स उससे चाहता है, जो प्रकृति उससे चाहती है, व्यक्ति वही काम करता है। तो इसे निश्चयवाद कहते हैं। और व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, इसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं, इसे संभावनावाद कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सामान्य इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट शुरू होगा, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे फिर उसमें। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले मैप किसने तैयार किया, वर्ल्ड मैप सबसे पहले किसने तैयार किया, तो वर्ल्ड मैप तैयार किया एनेक्सिमेंडर ने। अलेक्जेंडर। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, या एनेक्सिमेंडर ने किया था। किसने? या तो अलेक्जेंडर मिल जाएगा या एनेक्सिमेंडर आपको मिल जाता है। एनेक्सिमेंडर भी आपको मिलता है। तो अगर आपको ये मिले कि भाई ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप सबसे पहले तैयार किसने किया, तो एनेक्सिमेंडर ने किया। और इस वर्ल्ड मैप में, यह नक्शा बोलते हैं जिसे आप, विश्व का नक्शा, तो इस वर्ल्ड मैप में इंडिया को किसने बताया, इंडिया को एक्सप्लेन किसने किया, भाई मैप में किसने इंडिया को एक्सटेंड किया था कि भारत यहां पर होगा। ये ऑल द फर्स्ट जो कार्य किया दोस्तों, वो किया टॉलमी ने। किसने किया था? टॉलमी ने इंडिया को एक्सप्लेन किया था। इंडिया की खोज किसने की? एनेक्सिमेंडर। बेटा इंग्लिश में ही लिखा है मैंने, ये तो नाम है, इंडिया इंडिया ही है, टॉलमी टॉलमी ही है, इंग्लिश का तो कुछ और है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को बोलते हैं सोलर सिस्टम, आप लिख सकते हो सौर मंडल। कि सर सौर मंडल को ऑल द फर्स्ट किसने एक्सप्लेन किया, तो ये थ्योरी दी थी कोपरनिकस ने। ये थ्योरी किसने दी थी? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने, आराम से लिख लिया करो। सौर मंडल को एक्सप्लेन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफियन कौन था? कोपरनिकस था। सौर मंडल को एक्सप्लेन करने वाला फर्स्ट ज्योग्राफियन कोपरनिकस। ओके, ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल इजी चल रहा है बेटा, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा इस बात को, इससे सिंपल नहीं हो सकती ज्योग्राफी। अब हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के संदर्भ में मैंने आई विल ट्राई की
एवरीवन स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सके, वेरी वेल तरीके से। अब देखो कॉमन चलेगी लैंग्वेज। अपने पिक्चर देखिए बोल बच्चन, तो बोल बच्चन में हिंदी और इंग्लिश जो गजब वाली चीज है वो ही चलेगी। डॉपलर प्रभाव पूछा है बेटा, तो डॉपलर प्रभाव जो है ये एक्सप्लेन करता है कि जो गैलेक्सी है वो अर्थ के नियर आ रही है या दूर जा रही है। गैलेक्सी के संदर्भ में एक्सप्लेन किया था, अगर रेड शिफ्ट हो जाती है तब वो दूर जा रही है, अगर उसका वायलेट शिफ्ट हो जाती है तो वो पास आ रही है। क्लियर हुआ आपका? मैं आपके पता है इधर कमेंट्स चल रहे हैं, उनको कमेंट्स को पढ़ रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे नीचे झुक रहा हूं, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ये डॉपलर प्रभाव है। ओके, अब चलते हैं बिग बैंग थ्योरी की ओर, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि ऑल द फर्स्ट 1805 ईस्वी में, कब? 1805 ईस्वी में, 805 ईस्वी में हर्शेल ने, किसने? हर्शेल ने सबसे पहले यह बताया कि सौर मंडल जो है सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो किसका पार्ट है? गैलेक्सी का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? गैलेक्सी का पार्ट है। ये एक्सप्लेन किसने किया? हर्शेल ने किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आया था, फिर उसके बाद ये कभी नहीं आया कि गैलेक्सी के संदर्भ में किसने कहा था कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो ये ऑल द फर्स्ट किसने कहा था? हर्शेल ने कहा था। जबकि हब्बल ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उसका जो व्यास है वो 250 प्रकाश वर्ष है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? सामान्यतः ये आगे आएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी, डिस्टेंस को मापने वाला यूनिट है। जैसे इसका जो पार्ट होता है 9.4 इंटू 10⁻12, ये इसका मान होता है। ये दूरी मापने वाला है, दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष, और इसका जो मान होता है वो 9.4 इंटू 10⁻12 होता है। डिस्टेंस यूनिट होती है, बिल्कुल सही है। क्या होती है? डिस्टेंस यूनिट होती है। अब यहां तक तो ये सिंपल बात हुई। अब हम चलते हैं ब्रह्मांड की ओर कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी है वो थ्योरी क्या कहती है। तो इस थ्योरी के बारे में देने वाले कौन थे? तो अभी हम लिख लेते हैं कौन सा? बिग बैंग। यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। इनको देने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर। ये रहने वाले कहां के थे? बेल्जियम के, बेल्जियम। ठीक है। अब देखिए जॉर्ज लेमेंटन ने एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स का जब ओरिजिन हुआ तो अरबों वर्ष पहले हुआ है, बिलियंस ईयर एगो, अरबों वर्ष पहले इसका ओरिजिन हुआ है। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है? अरबों वर्ष पहले हुआ है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? अरबों वर्ष पहले हुआ था। फिर उसके बाद सडनली उसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ। एक बहुत बड़ा क्या था? ये बॉडी थी, उसमें हाइड्रोजन
कन्वर्ट हीलियम में, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद वैंग वैंग विस्फोट हुआ, तो विस्फोट से ही सोलर सिस्टम, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, इन सब की उत्पत्ति हुई। समझ में आया कि एक बहुत बड़ा पिंड था, उस पिंड में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद सौरमंडल का, ग्रहों का, उपग्रहों का, धूमकेतु का, उल्का पिंड का, इन सब की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ये कहा जॉर्ज लेमेंटन ने, और यही थ्योरी क्या कहलाई? आपकी बिग बैंग थ्योरी कहलाई। ये क्या कहलाई? बिग बैंग थ्योरी आपकी कहलाई। लेकिन इस थ्योरी को अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं हम, तो इसके लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे CERN, यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और इन्होंने जिनेवा में एक प्रयोग किया। कहां पर? जिनेवा में प्रयोग किया, और इस जिनेवा में प्रयोग क्या किया कि जमीन के अंदर एक लार्ज हेड्रॉन क्लोराइड का प्रयोग करना शुरू किया, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। आपने शायद सुना होगा हिग्स बोसॉन का नाम, कि प्रोटॉन का अटैक करवाना शुरू किया, जिससे विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद ही ये एक्सप्लेन हो सकता है कि यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है दोस्तों जब ये सक्सेस हो जाता। तो हिग्स बोसॉन कणों का निर्माण करने का क्या किया? प्रयास किया। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन हुआ क्या? इसमें हीलियम गैस का रिसाव हो गया, और हीलियम गैस के रिसाव के कारण यह प्रयोग इनको रोकना पड़ा। 2015 में यह प्रयोग वापस से शुरू किया है, अब जिसका 2020 में वापस से इस पर प्रैक्टिकल करने का काम शुरू किया जाएगा। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो बिग बैंग की थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई थ्योरी बिल्कुल एकदम सही है। ओके, तो ये बिग बैंग का सिद्धांत है, यही बिग बैंग की थ्योरी है। कि बिग बैंग की थ्योरी क्या कहती है कि अरबों वर्ष पहले, बिलियन ईयर एगो, एक बहुत बड़ा पार्ट था, बॉडी थी, उसमें सडनली विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद ही यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो विस्फोट कैसे हुआ उसका ही प्रैक्टिकल करने के लिए CERN ने क्या किया है? एक प्रयोगशाला तैयार की थी भाई। लेकिन जनेवा में प्रयोगशाला तैयार की थी, ये भी याद रख लेना, ये प्रयोगशाला कहां है? जनेवा में। अब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेंटन ने। जॉर्ज लेमेंटन ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी। इसके लिए प्रयोग कौन कर रहा है? CERN कर रहा है। कौन कर रहा है? CERN कर रहा है। यूरोप सेंटर कौन कर रहा है? CERN कर रहा है। फॉर यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN। तो 2010 में प्रयोग शुरू किया, लेकिन हीलियम गैस का रिसाव होने के कारण, प्रैक्टिकल रोक दिया गया। प्रयोग को
को रोक दिया गया। हीलियम गैस का रिसाव हो गया तो प्रैक्टिकल रोक दिया गया। दो 2020 में इसका पुनः प्रैक्टिकल किया जाएगा। क्लियर? इसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसन भी कहा जाता है। हिग्स बोसन भी कहा जाता है, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन भी कहा जाता है। अब इसी के आधार पर ही दोस्तों ये पता लग सकता है कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी तक तो क्या समझाना बेटा? क्या प्रॉब्लम है बेटा बताओ? ये कौन है? देवास हाँ, तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आगे चलें हम। यहां तक क्लियर? इसमें तो कोई थ्योरी है ही नहीं। अब आते हैं हम गैलेक्सी की ओर। इसकी ओर, गैलेक्सी की ओर। गैलेक्सी, आकाश गंगा। सबसे पहले हम आकाश गंगा की थ्योरी देख लेते हैं। इसको हम नेबुला भी कहते हैं। नेबुला, हिंदी में इसको निहारिका कहते हैं। निहारिका, गैलेक्सी या नेबुला। अब ऑल द फर्स्ट, ये नेबुला क्या है और नेबुला से गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया, और निहारिका हिंदी में क्या बोलते हैं? निहारिका। देखिए दोस्तों, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई या ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद हमारे यहां बहुत सारे पार्ट डिवाइड हो गए, और पार्ट डिवाइड हो गए तो स्टारों का निर्माण हुआ, तारे बने, और तारों का धीरे 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 संकेंद्रण होना लगा। संकेंद्रण होने लगा यानी बल्ज के रूप में वो इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होने लगे तो वो एक जगह जब इकट्ठा होने लगे तो उन्होंने किसका रूप लिया? निहारिका का रूप लिया, और उसे नेबुला कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। और नेबुला के बाद में ही किसका निर्माण हुआ? गैलेक्सी का निर्माण हुआ, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। कभी आप आजकल तो छत पर नहीं सोते हैं, पहले जब हम छत पे सोते थे तो ऊपर ब्रह्मांड में एक दूधिया मिल्की वे नजर आता था। उसको मिल्की वे बोला जाता था। दूधिया मार्ग दिखाई देता था, और इस दूधिया मार्ग ही हमारी आकाशगंगा थी। मैं ये आकाशगंगा कितनी है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है? आपको अभी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। जब आपको नोट्स तैयार करने हैं मैं आपको बता दूंगा, और नोट्स के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता हुआ जाऊंगा, तो आप भी नोट्स बनाते हुए चले जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सके अपने। क्लियर है? तो अभी नोट्स के लिए ये पार्ट नहीं है, जब नोट्स के लिए पार्ट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई दोस्तों, नेबुला अभी तो सिंपल वे में आप समझिए। अभी तो हम ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ है तो किस किस चीज का निर्माण हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी मैं सारी चीजें पॉइंट में आपको लिखा दूंगा। तो निहारिका, पहले निर्माण किसका हुआ? निहारिका का। अब निहारिका क्या है, यानी नेबुला क्या है? नेबुला एक ग्रुप ऑफ स्टार, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये तारों का एक समूह है। तारों का क्या है? समूह है।
और फिर उसके बाद जब इसका रूप बड़ा हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, साइज इसका जब लार्ज हो गया, तो किसका रूप धारण कर लिया? गैलेक्सी का। और गैलेक्सी को ही क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है। और इस आकाशगंगा को अगर हमारे संदर्भ में कहें, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी किसका पार्ट है? आकाशगंगा का। लेकिन कौन सी आकाशगंगा? क्योंकि यूनिवर्स में तो अरबों आकाशगंगा हैं। कितनी है? अरबों आकाशगंगा हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा हैं। उनमें से एक आकाशगंगा है दोस्तों मिल्की वे, या जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको हिंदी में, मिल्की वे को दुग्ध मेखला। और मंदाकिनी, क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी। तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में तो अरबों आकाशगंगा है, लेकिन हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी कहा जाता है। दुग्ध मेखला या उसको क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारी आकाशगंगा में कितने स्टार हैं? आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। अरबों तारे हैं। और सन भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य सोलर सिस्टम के अंदर, यानी सन एक तारा है। और ये सन किस में है दोस्तों? गैलेक्सी में। गैलेक्सी में कौन है? सन है। सन क्या है भाई? सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में कौन है? प्लैनेट्स हैं। क्या है? प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में क्या है? ग्रह हैं। इधर लिख देता हूं मैं, ग्रह हैं। ग्रह के साथ कौन चिपके हुए हैं? उपग्रह चिपके हुए हैं। सैटेलाइट। प्लैनेट्स, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम है। इस तरह से हमारी अर्थ हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। अब यहां तक ये चीज क्लियर नहीं है तो देख लीजिए वापस दोस्तों। इधर देखिए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसमें क्या था? एक बहुत बड़ा पिंड बॉडी डिवाइड हुआ, क्या बने? गैलेक्सी बनी। क्या बनी? गैलेक्सी बनी। कितनी गैलेक्सी हैं? अरबों गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी कौन सी है? वो है मिल्की वे। फिर ठीक है। और मिल्की वे में तारे कितने हैं? असंख्य, अरबों हैं। तो एक तारा कौन सा है? सन है। सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? प्लैनेट्स। तो ग्रह। प्लैनेट्स। ठीक है। ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब ये जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो हमारी अर्थ भी एक ग्रह है। और हम किसके संदर्भ में ही बात करेंगे? अर्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हमने यहां के बारे में बात की। तो यहां तक ये बिग बैंग थ्योरी का एक पार्ट था। ये सब बिग बैंग थ्योरी का एक क्या था? पार्ट था दोस्तों। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद की जो कहानी है वो आगे करते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जब दे दी गई उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं बेटा, सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपका?
अब जो हमारी क्या है गैलेक्सी, तो उसके जो सबसे पास में है वो एंड्रोमेडा है। मिल्की वे में के पास में कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। हिंदी में उसको मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है। और मंदाकिनी के पास में जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। मंदाकिनी के पास में जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा है। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। ठीक है। तो मंदाकिनी, अब मंदाकिनी को गैलेक्सी, मंदाकिनी को मिल्की वे, और मिल्की वे क्या है? हमारी गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी के नियर ये पास में कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है। ये करीब अगर ये कहें कितनी दूर है तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एंड्रोमेडा। ये क्लियर हो गया? इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया एंड्रोमेडा भी ह्यूमन लाइफ है क्या? बेटा अर्थ के अलावा अभी तक हमें किसी के बारे में पता नहीं लगा है कि कहीं पर ह्यूमन लाइफ है। ठीक है। मंगल पर तलाश की जा रही थी, तो देखो आगे क्या होता है प्लैनेट्स के संदर्भ में अगर बात करें तो, है ना। अब जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल होती है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार गैलेक्सी कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है, स्पाइरल होती है। ठीक है। कैसी है? स्पाइरल। तो सर्पिलाकार आकार की है गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के पास है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा की जो दूरी है वो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। एंड्रोमेडा किसका पार्ट है? बेटा एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? गैलेक्सी का। और कौन सी गैलेक्सी है? ये दूसरी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी के पास में ये दूसरी गैलेक्सी है। समझ में आ गया? और ये पार्ट किसका है? यूनिवर्स का। ये पार्ट किसका हो गया? यूनिवर्स का पार्ट हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? बैक चलो, कि भाई बिग बैंग की थ्योरी दी थी कि बहुत बड़ा पिंड था, पिंड में विस्फोट हुआ, गैलेक्सी का निर्माण हुआ। अब कितनी है? बिलियन गैलेक्सी हैं, और उनमें से एक गैलेक्सी तो कौन सी है? हमारी मिल्की वे है। और दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा है। दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा है। आ गया? तो एंड्रोमेडा यूनिवर्स का पार्ट है और खुद में एक गैलेक्सी है। खुद में एक क्या है? गैलेक्सी है। और देखिए अभी नासा है। अब नासा कहां है वो तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो तुमको खुद को आना चाहिए। तो उसने एक और गैलेक्सी देखी है, रेलिक। रेलिक ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा ने किस गैलेक्सी की खोज की? नासा ने किस गैलेक्सी की खोज की? तो नासा ने रेलिक गैलेक्सी की खोज की है। अभी नासा ने कौन सी गैलेक्सी की खोज की है? रेलिक गैलेक्सी की खोज की है। हाँ, नासा अमेरिका में है। नासा कहां है? अमेरिका में। ठीक है। अब जो हमारी गैलेक्सी है उसमें कई ऐसे स्टार हैं, स्टार्स हैं जो शाइन करते हैं, चमकते हैं। और जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वो शाइन वाले जो स्टार होते हैं उनको बोलते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। जो स्टार चमकते हैं, सबसे ज्यादा चमक रहे हैं,
उनको क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कह रहे हैं। ठीक है, ओरियन नेबुला बोलते हैं उसको। क्या है ओरियन नेबुला? तो फिर से बता रहा हूं, ओरियन नेबुला एक ऐसे स्टार्स का ग्रुप है जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? शाइनिंग करते हैं। तो शाइनिंग स्टार्स का एक ग्रुप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। क्लियर? ठीक है। अब मैंने एक बात बताई कि हमारी आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं। जो तारा पृथ्वी से सबसे पास में, एक होता है साइरस, यहां पर लिख देता हूं, साइरस। इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोलते हैं। तो साइरस जो है नहीं दोस्तों, ये साइरस जो हमारा सन है, सूर्य है, उससे दुगना उससे दुगना है, डबल है उससे। साइरस या डॉग स्टार जो है, ये हमारे सूर्य से दुगना है। सूर्य से क्या है? दुगना है। और इसका जो, अगर हम, ये तो साइज हुआ, अगर हम इसका मास देखें, इसका द्रव्यमान देखें, या इसकी शाइनिंग देखें, सॉरी, कितना चमकता है, तो सूर्य से 20 गुना मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई, यानी सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकता है। ये सूर्य से कितना चमकता है? 20 गुना ज्यादा चमकता है। ठीक है, क्लियर? अब जो सूर्य के सबसे पास तारा है, सूर्य के जो पास तारा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मिल्की वे यानी जो आकाशगंगा है हमारी मंदाकिनी, उसके पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी के पास में एंड्रोमेडा है, जो लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हमको ऐसा लगता है नहीं, पड़ोस में ही बैठा हुआ है। ये पड़ोस में नहीं है, बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। इसका आकार कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। ठीक है। एक जो नई नासा ने जो गैलेक्सी खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? रेलिक गैलेक्सी नाम रखा गया है। ठीक है। ओरियन नेबुला ये ग्रुप है किसका? तारों का एक ग्रुप होता है, उसे ओरियन नेबुला कहते हैं। चमकीला तारा या जो तारे सबसे ज्यादा शाइनिंग कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? साइरस स्टार बोला जाता है, या डॉग स्टार बोला जाता है। इसका जो साइज है वो दुगना है, और इसकी लाइट सूर्य से 20 गुना ज्यादा है। सूर्य की जो सबसे नियरेस्ट जो स्टार है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्लियर हुआ? ये ब्रह्मांड की थोड़ी सी उठापटक थी। हाँ, साइज में 20 गुना है, साइज में दुगना है, और लाइट में 20 गुना है। अब आता है आपका सौरमंडल। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ओके। सोलर सिस्टम में जो सबसे टॉप पर है वो कौन है? सूर्य, सन। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ये इसको आप अगर समझते हो दोस्तों कि भाई सबसे पहले हम सोलर तारा पढ़ेंगे। ठीक है, तारे में कि भाई तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, तारे फिनिश कैसे होते हैं, डेस्ट्रॉय कैसे होते हैं, उसके बारे में देखिए। तो सूर्य भी एक क्या है? स्टार है। सूर्य एक क्या है? स्टार है। ये सूर्य है। एक बार सब प्रैक्टिकल तौर पर समझ लीजिए, इंग्लिश पर मत जाइए, प्रैक्टिकल तौर पर समझ लीजिए।
देखिए सूर्य है दोस्तों, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य का जो भाग हमें ये दिखाई दे रहा है, आप कभी सूर्य को देखा हो तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसी पार्ट को बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। जो सूर्य का पार्ट हमें दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये आप देखिए पहले, ये भाग दिखाई दे रहा है, फोटोस्फीयर। ठीक है, इस सूर्य का जो सेंटर है, इसका जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। किसका? सूर्य के सेंटर का। जो भाग हमें दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जब ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, जब ग्रहण पड़ता है तो मान लीजिए सूर्य का ये पूरा हिस्सा ढक दिया गया है। कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है, कंप्लीट सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है उसको कोरोना कहते हैं। जो कोरोना चल रहा है अभी वो नहीं है दोस्तों, इसे किरीट भी बोलते हैं, किरीट बोलते हैं। ठीक है, जो भाग सामान्य कंडीशन में, सिंपल कंडीशन में जो दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। सेंटर का जो पार्ट है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना या किरीट कहते हैं, उसको कोरोना या किरीट कहते हैं। अब एक घटना घटित होती है कि इस सूर्य में से, सन में से एक सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि इसकी गति जो होती है ब्रह्मांड में, उस गति के कारण इंटरली भी चेंज होते रहते हैं और हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, हीलियम कार्बन में बदलता रहता है और इसमें विस्फोट होते रहते हैं। और जब इसमें विस्फोट होते हैं तो सडनली एक पार्ट, मान लीजिए कुछ पार्ट यहां से निकल गया, एक पार्ट यहां से निकलकर बाहर गया है। अच्छा एक बात देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर इधर आ जाइए, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पर आप निवास कर रहे हो। अब आपको सामान्य स्थिति में तो क्या लगता है कि पृथ्वी ऐसी है, राम का घर यहां पर है, श्याम का घर यहां पर है, सीता घर यहां बैठी हुई है, ये इनके घर हैं, ऐसे घर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप ऊपर कभी जाओगे तो आपको घर ऐसे नजर आएंगे, ये पृथ्वी के चारों ओर चिपक रहे हैं और पृथ्वी का आकार जियोड़ है, नाशपाती की तरह है। तो चारों तरफ घर बने हुए हैं, यानी सागर, प्रशांत महासागर इधर होगा, यहां होगा, इधर होगा, इस तरह से घर बाहरी परत पर हैं। इंटरली परत पर, इंटरली रियल में तो कुछ है ही नहीं है, यहां तो खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, अभी बताएंगे हम कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, सब बाहर चिपके हुए हैं। सब क्या हुए हैं? बाहर चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जो सूर्य का जो पार्ट हमको दिखाई देता है नहीं, तो रात दिन कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बनते हैं, तूफान कब आते हैं, आंधी कब आती है, ग्रहण कब पड़ते हैं, कब हमारा मानक समय जो है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस तरह से चेंज होता है, हम वो देखेंगे। तो यहां आप ये सामान्य तौर पर देखिए पहले तो कि सूर्य का एक पार्ट है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जो दिखाई देता है हमें। सूर्य का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो ग्रहण के समय जो पार्ट दिखाई देता है उसको कोरोना या किरीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट बोलते हैं। आपस में तुम बात कर रहे हो,
हम हाँ, अब देखिए इसमें से जो पार्ट है ये यहां इसमें से सडनली विस्फोट के साथ कुछ पार्ट निकल जाता है, और जब कुछ पार्ट निकल जाता है तो ये स्थान ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इस जगह एक पॉइंट बन जाता है ब्लैक, जिसे बोला जाता है सन स्पॉट। सन स्पॉट यानी इसको हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक, सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। क्लियर? अब ये जो सौर कलंक है अभी इस जगह हुआ है, अगली बार इस जगह नहीं होगा, अगली बार किसी दूसरी जगह होगा, लेकिन तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा सौर कलंक जो है दोस्तों वो बनता है 11 वर्ष में एक बार। कितने में? 11 वर्ष में एक बार बनता है सौर कलंक। 11 वर्ष में क्या करता है? एक बार बनता है। इसे सन स्पॉट्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में सन स्पॉट्स कहा जाता है, और वैसे 11 वर्ष में एक बार बनता है सौर कलंक। अगर आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट स्पेस इन सन, सूर्य में सबसे ठंडा स्थान अगर कोई होता है तो सौर कलंक होता है। सूर्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सौर कलंक है। इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सन स्पॉट्स का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक हो गया। क्लियर? कितने वर्ष में, कितने ईयर के बाद ये घटना घटित होती है? ये 11 ईयर, 11 वर्ष के अंदर ये घटना घटित होती है। इसलिए इसको सौर या सन स्पॉट सर्किल कहा जाता है, सौर कलंक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक चक्र या सन स्पॉट्स सर्कल कहा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर कलंक की घटना कितने वर्ष के बाद होती है? तो आपको याद रखना है 11 वर्ष के बाद होती है। सौर कलंक को बोलते हैं सन स्पॉट्स, चक्र को बोलते हैं सर्कल, 11 वर्ष को बोलते हैं 11 ईयर। अब इसमें इंग्लिश क्या बोलनी? ठीक है, सारी तो बता दी। सो सौर कलंक की जो घटना है ये जब होती है तो दोस्तों ये अर्थ है हमारी, अर्थ ये है इसका नॉर्थ पोलर और ये साउथ पोलर। अब अर्थ के ऊपर जब वो ऊर्जा निकलती है, सौर कलंक की जब ऊर्जा निकलती है तो वो ब्रह्मांड में आ जाती है। ब्रह्मांड से धीरे धीरे गति करती है। अगर वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, किसमें? वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है तो उसको बोलते हैं एरोरल लाइट। क्लियर? ये मान लीजिए सूर्य है, यहां से ये ऊष्मा निकली है, एनर्जी यहां से निकल गई, कोई पार्ट यहां से निकल गया है। जो पार्ट यहां से जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोरल लाइट या रंगीन प्रकाश। रंगीन प्रकाश कहा जाता है। अब जो ये रंगीन प्रकाश है वो दोस्तों जब वायुमंडल में आता है, ठीक है, हमारी अर्थ की तरफ जब वो आता है तो घर्षण के कारण उसका रंग अलग हो जाता है, रंगीन दिखाई देता है, इसलिए उसको रंगीन प्रकाश के नाम से जानते हैं।
अब इसमें तो समझ में आ गया होगा, लिख तो दिया। अब जो इधर दिखाई देता है ऊपर, जो नॉर्थ पोलर पर यानी उत्तरी ध्रुव पर जो लाइट हमको दिखाई देती है उसको बोलते हैं ऑरोरा वोलियासिस। एरोरा लाइट बोलते हैं जब वो ब्रह्मांड में रंगीन दिखाई देती है, लेकिन जब वो पोलर पर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एरोरा वोलियासिस। और अगर वही लाइट साउथ पोलर पर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एरोला ऑस्ट्रेलियासिस। ऑस्ट्रेलियासिस। अगर वो लाइट हमको ऊपर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एरोरा वोलियासिस। अगर वही लाइट अगर हमको साउथ पोलर पर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एरोरा ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं। एरोरा वोलियासिस, एरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बेटा जो हमको दिखाई देता है एक तरह से ये पिंड है, ये एक पार्ट है सन का। जब ये सन का पार्ट जो होता है, जब ये ब्रह्मांड से निकलता है, वहां से निकलने के बाद ये अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के क्षेत्र में आता है, तो पृथ्वी के जब एरिया में ये एंट्री करता है तो घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये जलने लगता है। जलने लगता है तो उसमें से रंगीन लाइट निकलती है, कलरफुल लाइट निकलती है, उसको ही एरोरा लाइट कहा जाता है। अब अगर ये एरोरा लाइट अगर पोलर पर दिखाई देती है तो नॉर्थ पोलर पर इसको एरोला वोलियासिस बोलते हैं और साउथ में इसको एरोला ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं। तो ये लाइट है एक तरह से पिंड से निकली हुई लाइट है। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये सौर कलंक बनने की क्रिया, सूर्य का सबसे ठंडा स्थान सौर कलंक है। सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और आदमी यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सहन कर सकती है? 48 डिग्री, 50 डिग्री। 50 डिग्री पे तूफान आ जाते हैं। ठीक है। और जब भी ये आते हैं, सन स्पॉट सर्कल जब आते हैं, तो हमारे डिश टीवी हैं, मोबाइल हैं, इनमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। ठीक है। लेकिन सामान्यतः ये घटना जब घटित होती है तो हम लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में तो हमको तो दिखाई देती नहीं है। साइंटिस्ट ही इन चीजों को देखते रहते हैं, वही इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। हमको तो बाद में पता लगता है जब न्यूज़पेपर में आती है कि कहीं पर भी कोई उल्कापिंड टकरा गया है, कोई मिल गया, जैसा कोई उड़नतस्त्री आकर उतरती है, तब पता लगता है, वरना हमें क्या पता लगे, हम तो बिजी ही बहुत हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सन। सूर्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि भाई पृथ्वी से कितनी दूरी है न्यूनतम। तो 14.7 किलोमीटर। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, सामान्य तौर पर पूछा जाए कि भाई पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये आप लिख दीजिएगा, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। इतनी करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। कितना लिख देता हूं, करोड़ किलोमीटर। अब एक बात सोचिए, मैं थोड़ी सी पॉइंट से हटकर बात है कि पृथ्वी से 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और हनुमान जी का नाम सुना है आपने? हनुमान जी का नाम सुना है? तो हनुमान जी सुबह के समय इनको देखा और सुबह ही पहुंच गए, तो उनकी स्पीड क्या रही होगी वो सोचिए आप, कितनी स्पीड से पहुंचे होंगे यहां पर है।
और अधिकतम दूरी जो हो सकती है इसकी 15.21, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब ये मैंने न्यूनतम और अधिकतम क्यों लिखा है भाई, ये कि सब दूरी तो फिक्स होनी चाहिए, नहीं, कुछ कंडीशन है, ध्रुव पर आकृति अलग होती है और क्योंकि लगातार गति कर रहे हैं तो इनकी क्रियाएं होती हैं जिन्हें अब हिंदी में पढ़ोगे, आगे बताऊंगा मैं आपको, उपसौर और अपसौर बोलते हैं। उपसौर और अपसौर की जब घटना होती है, जब उपसौर की घटना होती है तो साइज ये होती है और जब अपसौर की घटना होती है तो साइज ये होती है। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी से न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का प्रावधान किया गया, बताया गया है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, ये इसका क्या है? व्यास है। 13,92,000 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। और पृथ्वी के संदर्भ में अगर इसका द्रव्यमान देखें तो 3,32,000 कितना है द्रव्यमान? 3,32,000। किसकी तुलना में है दोस्तों? ये पृथ्वी की तुलना में इतना गुना है। 3,32,000 इसका क्या है? मास, द्रव्यमान है इसका, गुना, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई, गुणा है। क्लियर? फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो मैंने बता दिया आपको, कितना है फोटोस्फीयर का टेम्परेचर? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सन स्पॉट्स का टेम्परेचर कितना है? सन स्पॉट्स का है 1500 डिग्री सेल्सियस। और ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है? 10⁻26 जूल सेकेंड, 10⁻26 जूल सेकेंड। ये ऊर्जा उत्सर्जन होती है। ये क्या होती है? लगातार ऊर्जा उत्सर्जन होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब ये है, आपसे मैं अगर ये पूछूं, क्योंकि साइंस के बंदे हो आप तो आपको पता होगा, कई बच्चे साइंस के हैं, तो इसमें कि सूर्य चमकता क्यों है? कौन सा प्रोसीजर होता है सूर्य के अंदर जिसके कारण सूर्य चमकता है? वो होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रक्रिया चालू होती है उसी के द्वारा ही सूर्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही सूर्य चमकता है। सूर्य क्या होता है? चमकता है। ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा कितनी निकलती है उसमें? 10⁻26 जूल सेकेंड निकलती है भाई। अब इतनी सारी ऊर्जा आप प्राप्त करते हो। सूर्य की किरण को धरती पर पहुंचने पर कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 8 मिनट समथिंग सेकंड लगती है, कुछ 8 मिनट और 20 सेकंड लगती है। कितनी? 8 मिनट और 20 सेकंड लगती हैं। सूर्य जो है ये कितने वर्षों से चमक रहा है? 10 अरब वर्ष पहले से चमक रहा है। सूर्य 10 अरब वर्ष पहले से लगभग चमक रहा है, माना जाता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन जो अब इसकी आयु या एज बताई जाती है वो 5 अरब वर्ष बताई जाती है, या मिलियन ईयर बताई जाती है, कि इतने वर्षों तक सूर्य और चमकेगा। व्यक्ति ने सब जगह खोज कर ली लेकिन सूर्य के संदर्भ में खोज नहीं हो पाई है। सन के संदर्भ में उसने कुछ भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया है, क्योंकि भाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता, जाता है तो वो जलकर क्या हो जाता है? राख हो जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य स्थिति है सूर्य की। अब देखिए, ये सूर्य भगवान है और ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जिसमें है
मरकुरी। एक ग्रह जो सबसे करीब है वो कौन सा है? मरकरी। इसको बोलते हैं बुध। ये क्रम याद रखिएगा। मरकरी के बाद जो प्लैनेट्स आता है वो आता है शुक्र। शुक्र, वीनस, वीनस कौन सा है? शुक्र, सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है अर्थ, अर्थ। फोर्थ नंबर पर है मार्स। फिफ्थ नंबर नीचे तरफ लिख रहा हूं जुपिटर, जुपिटर। ठीक है। शुक्र, शुक्र के बाद क्या आती है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल। और मंगल के बाद क्या आता है? बृहस्पति। ये प्लैनेट्स का एक क्रम है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? मरकरी तक पहुंच गए कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। शनि, अरुण, वरुण। NUS, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून। तो ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लैनेट्स हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके। अब जो ये चार पार्ट हैं इनको बोलता है इंटरल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं आउटर, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है। ये आंतरिक ग्रह कहलाए जाते हैं, आंतरिक ग्रह। और ये कहला जाते हैं बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। इनर प्लैनेट्स और आउटसाइड प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं या आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्लियर? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा है तो बुध ग्रह है, मरकरी। और सबसे दूर कौन सा है तो भैया नेपच्यून है, वरुण है। सूर्य के सबसे करीब मरकरी है, सूर्य से दूर नेपच्यून है। ओके। सबसे बड़ा ग्रह प्लैनेट्स कौन सा है तो वो है बृहस्पति, जुपिटर। ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट्स है, सबसे बड़ा ग्रह है। नवीन, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ बोलिए। ठीक है। तो सबसे लार्ज अगर कोई है तो जुपिटर है, स्मॉल अगर कोई है तो वो मरकरी है, बुध है। क्लियर? अगर आपसे अर्थ का नंबर पूछा जाए कि अर्थ कौन से नंबर का है तो इसकी काउंटिंग कहां पर आती है? थर्ड नंबर पर। तो तीसरे नंबर का प्लैनेट्स कौन सा है? अर्थ है। इन सभी प्लैनेट में अगर कहीं पर लाइव है, जीवन है, लिविंग ह्यूमन अगर कोई रहता है तो वो कहां पर रहता है? ओनली अर्थ पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन है यहां पर, इसलिए रहता है। ठीक है। पानी भी है, ऑक्सीजन है जब तो पानी है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। तो पृथ्वी तीसरे नंबर का है।
ये क्रम तो आपको याद रखना है, आपसे कोई सा भी क्रम पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। नवीन यूपी, बताएं बेटा कौन से कमेंट जानने हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉल हो गया, नियरेस्ट हो गया और सबसे दूर हो गया। शुक्र और अरुण यानी वेनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं दोस्तों जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी ये देखिए इधर, ये सन है, जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं वो पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। बाकी और प्लैनेट्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, यानी एक दूसरे के एंटी घूमते हैं। तो दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं। एंटी डायरेक्शन में जो घूमने वाले प्लैनेट्स हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो है शुक्र और एक कौन सा? अरुण, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, दो प्लैनेट्स, एक तो मरकरी और एक वेनिस, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। जल्दी से बताओ बेटा। सर, सन के सरफेस टेम्परेचर का नहीं पूछता कोई बेटा। सरफेस या फोटोस्फीयर वाला जो पार्ट है, नहीं, वही उसके सरफेस वाला टेम्परेचर है। बस सन स्पॉट को आप छोड़ दीजिए, वो टेम्परेचर नहीं है उसका। तो बुध और शुक्र, इनके दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, इनके कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये पार्ट जो है कल से मैं वापस से बताऊंगा। आज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत रही है। कल से आप अपनी नोटबुक लेकर आइएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्ड मैं लिख दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि हिंदी में भी पूरी लाइन नहीं लिखी जाएगी और इंग्लिश में भी पूरी लाइन नहीं लिखी जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। मैं ये बताता हुआ जा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप उस क्वेश्चन को नोट करके स्टार लगा लीजिएगा और उनको ही मोस्टली ज्यादा बार उनको पढ़िएगा। सिंपल लैंग्वेज में आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग इसको समझ सकें। नहीं भी समझ में आएगा मैं फिर समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा फिर समझाऊंगा, और नहीं समझ में आएगा तो अपना इलाज करवाइएगा। थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, कल मैं दोबारा से वापस से ये पार्ट दोबारा स्टार्ट करूंगा, ताकि जो बच्चे नए आएंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो कल आप भी पढ़कर आइएगा सौर मंडल या सोलर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।